कहानी ये वादा रहा। मैं यानी रमन, एक थका हुआ 32 साल का आदमी, कोटा शहर के एक नामी अखबार में इवेंट ऑर्गेनाइजर का जॉब करता हूँ। आज मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गया। कोटा में जून का महीना लगभग रुला देने वाला होता है। भरी गर्मी और लू के थपेड़े अच्छों को नानी याद दिला दें। और फिर अंकिता तो शिमला से थी, उससे यहाँ का वेदर बर्दाश्त नहीं होता। अंकिता यानी मेरी बीवी। आज अंकिता से मिलने का प्लान था, तो बस इसीलिए घर जल्दी आकर अपने घर को थोड़ा संवारना चाहता था, अंकिता के आने लायक बनाना चाहता था। आज वो मुझे डिवोर्स के पेपर्स देने आ रही थी। अंकिता को मैंने पहली बार गुमानपुरा के नजदीक किशोर सागर तालाब के किनारे बनी चौपाटी पर देखा था। आज से 2 साल पहले जब मैंने उसे ढलते सूरज की मध्यम रोशनी और चौपाटी की जगमगाती लाइट्स में देखा तो देखता ही रह गया। दिसंबर का महीना था। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को बस ऐसे ही घूमने निकला। वो लोग मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गए तो मैं किशोर सागर तालाब में दूर से नजर आते 7 वंडर पार्क की परछाइयों को देखने लगा। वाओ, मैं इस वक्त में खो रहा था। कितना खूबसूरत था सब। हर रोज भी अगर मैं यहाँ आऊं तो भी कभी भी मेरा मन ना भरे। मैं कोटा की इस खूबसूरत शाम को महसूस कर ही रहा था कि अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाजें आई। मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की जिसका नाम अंकिता था, उसी की सहेलियां उसका नाम लेकर उसे ठीक से खड़े होकर फोटो कराने के लिए कह रही थी। अंकिता यार प्लीज ठीक से एक जगह खड़ी हो जा, नहीं तो एक भी पिक्चर अच्छी नहीं आएगी। मैंने उसे देखा और बस देखता ही रह गया। सफेद सलवार कमीज पर नीला कार्डिगन और उस पर तरीके से लिया हुआ एक सफेद शॉल, उसके खुले खूबसूरत बाल जो हवा के ठंडे झोंकों से उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो फोटो कराते हुए बार बार अपने दोनों हाथों को खिलखिलाते हुए मसल रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसके अंदर का बच्चा जिंदा है आज भी। जैसे हम सबका 25 पार होते ही खत्म होने लगता है, वो उतनी ही मासूम और शरारती लग रही थी जैसे कोई बच्चा होता है। मैं उससे बात करना चाहता था, उसे समझना चाहता था, लेकिन कैसे? उसे फिर कैसे मिलूंगा? शायद इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं जो मुझे अंकिता से हो गया था। मैं उसे बुत बना देख ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त अविनाश ने मुझे मेरे कंधे पर जोर से मारते हुए कहा, ले भाई तेरी कोल्ड ड्रिंक। वैसे ये बात तो है कि ठंड में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है ना? मैंने अविनाश को देखा, फिर वापस अंकिता को देखने लगा। तो ये क्या? वो जा रही थी। उसे जाते देख मैंने कहा, अरे 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 ये तो जा रही है यार, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? मैंने तो अभी उसे ठीक से देखा भी नहीं और बात कैसे करूंगा उससे? अविनाश और मेरा दूसरा दोस्त ओम मुझे हैरानी से देख रहे थे। उन दोनों ने मुझसे पूछा, भाई कौन जा रही है? मैंने जल्दी जल्दी उन दोनों को सब बताया। मेरी बात सुनकर अविनाश ने कहा, बस इतनी सी बात, रुक मुझे थोड़ा वक्त दे। मैंने अविनाश को लगभग 15 मिनट बाद वापस आते देखा तो झट से पूछा, क्या हुआ? तू कहाँ गया था और क्या किया है तूने जो इतना मुस्कुरा रहा है? अविनाश ने हंसते हुए कहा, बस तेरा काम बन गया तो ये जान ले। मैंने चौंकते हुए पूछा, मेरा काम बन गया है? लेकिन कैसे? भाई दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा, और खास करके लड़कियां जिन्हें चटपटा और मुफ्त का खाना ना पसंद हो। हाँ तो? अरे मेरे भोले भंडारी, तो मतलब मेरे न्यूज़पेपर में जो फूड फेस्टिवल चल रहा है ना, मैंने उसे और उसकी सहेलियों को उसी में इनवाइट किया है। और वो मान भी गई? अविनाश ने कहा, भाई मानती क्यों नहीं, मैंने बात ही ऐसी बोली कि उसको कोई शक ही नहीं हुआ। देख, मैंने उसके पास जाकर कहा, अरे क्या आप भी यहाँ फूड फेस्टिवल के पासेस के लिए खड़ी हैं? आई एम रियली वेरी सॉरी, पासेस तो खत्म हो गए। तभी उसकी सहेली ने चालाकी दिखाते हुए कहा, अब हम क्या करें फिर? तो मैंने भी कह दिया कि आप ये बिजनेस कार्ड ले लीजिए और इस एड्रेस पर कल आ जाना 12 बजे तक, और अगर बाय चांस गार्ड आपको कुछ बोले तो इस कार्ड पर जो नंबर मेंशन है आप इनको कॉल कर लीजिएगा। और भाई ये तेरा ही कार्ड है। मैंने खुश होते हुए अविनाश को गले से लगा लिया और कहा, भाई तू सच में कमाल है, क्या आइडिया आया है तेरे शानदार दिमाग में।
अगले दिन मैंने खुद ही गार्ड को समझा दिया कि जब तक किसी के पास पासेस ना हो उसको अंदर ना आने दिया जाए। और हुआ भी वही। ठीक 12:25 पर गार्ड धर्मेंद्र ने मुझे कॉल किया और मैं अपने बाल बनाकर अपने आप को शीशे में निहारता हुआ अंकिता को लेने पहुंचा। मैंने नीचे जाकर गार्ड से पूछा, कौन आया है जिनके पास मेरा कार्ड है? तभी अंकिता ने कहा, हाय, मेरा नाम अंकिता है। कल किसी ने ये कार्ड दिया था यहाँ फूड फेस्टिवल के लिए। मैं एक बार फिर उसे देखता रह गया। काली जीन्स पर नीली डेनिम की लॉन्ग शर्ट, ऊपर से पहना ब्लैक लॉन्ग कोट और किसी पेंसिल जैसी चीज से उसने अपने बाल जूड़े में बांधे हुए थे। पैरों में उसने ब्लैक कलर के बूट्स पहने हुए थे। उस पर से नजरें हटाना कितना मुश्किल काम था मेरे लिए। शायद अंकिता की सहेली ने देखा था मुझे उसे यूं चोर निगाहों से देखते हुए। तभी उसने मुझे छेड़ते हुए कहा होगा, एक्सक्यूज मी, हम यहाँ फूड फेस्टिवल के लिए आए हैं, आपका हो गया हो तो हम चलें? मैं झेप कर चल दिया और अंकिता अपनी सहेली के साथ धीरे धीरे हंसते हुए चलने लगी। क्या हर लड़की की सहेली ऐसी ही होती है? उसकी सहेली से प्यार करने वाले को छेड़ने वाली? बहुत शरारती होती हैं ये सहेलियां। आपके बनते काम को मुश्किल और बिगड़ते काम को आसान बनाना इन्हें बखूबी आता है। अंकिता की सहेली नीलू पूरे फूड फेस्टिवल के दौरान मेरी हरकतों से साफ समझ चुकी थी कि मैं अंकिता को ही देख रहा हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। नीलू ने मेरी थोड़ी तफ्तीश के बाद हम दोनों की बात को आगे बढ़ाया तो पता चला कि अंकिता शिमला से है और यहाँ अपनी टीचिंग की ट्रेनिंग के लिए आई हुई है। मेरी और अंकिता की बातों का सिलसिला इतना खूबसूरती से शुरू हुआ कि उससे ज्यादा शायद ही कुछ होगा। मैं और अंकिता अक्सर चौपाटी पर ही मिलते। उसके पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं मेरठ से हूँ और यहाँ अपनी जॉब की वजह से रहता हूँ। अंकिता यहाँ अपनी ट्रेनिंग के बाद वापस शिमला जाना चाहती थी, लेकिन मेरे जिद करने पर उसने यहीं एक कॉलेज में लेक्चरर की जॉब करना स्टार्ट कर दिया। अंकिता को और मुझे मिले 3 महीने ही गुजरे थे कि हमने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी घर वालों के खिलाफ थी, तो सिवाय दोस्तों और ऑफिस स्टाफ के कोई और नहीं था हमारी शादी में। अब मैं अंकिता के बिना अपने आप को एक दिन भी नहीं सोच सकता था। उसकी हर बात बहुत अलग थी। उसका हंसना, उसका अपने आप को संवारना, बात करने का तरीका, सब कुछ। मुझे उसकी इतनी आदत हो चुकी थी कि मैं उसके करीब किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक दिन मैंने अंकिता को उसके साथ काम करने वाले दिनेश के साथ कॉलेज से आते हुए देखा। मैं ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने उसके आते ही कहा, मुझे ये सब पसंद नहीं अंकिता, तुम्हें कोई भी जरूरत है मुझे आकर कहो। तुम्हें घर तक लिफ्ट लेने की कोई जरूरत नहीं, और वो भी किसी आदमी से। अंकिता ने मुझे चौंकते हुए देखा और बोली, तुम्हें मेरे पैर की चोट नजर नहीं आई, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करने वाले का यहाँ घर तक मुझे छोड़कर आना नजर आ गया। ये कैसी सोच है तुम्हारी रमन? बात यहाँ से शुरू हुई थी और बस बिगड़ती चली गई। आए दिन हमारे झगड़े बढ़ने लगे। कभी खाना वक्त पर ना बनने का झगड़ा, तो कभी लेट आने पर तमाशा, कभी उसके कपड़ों को लेकर तंज कसना, तो कभी उसे हमेशा मेरे साथ ही हर जगह जाने पर जोर डालना। वो मेरी हर बात से अब चिढ़ने लगी थी। उसे लगता था मैं उसे बांध रहा हूं और मुझे लगता था ये मेरा हक और फर्ज दोनों है। अब ये हर रोज का किस्सा हो चला था। एक दिन जब मैं घर आया तो अंकिता कहीं नहीं मिली। मैंने उसे फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। फिर मेरी नजर एक लेटर पर गई जो अंकिता ने टेबल पर छोड़ा था। मैंने जल्दी से लेटर को उठाकर पढ़ना शुरू किया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। रमन, तुमसे पहले बहुत से लड़कों ने मुझसे प्यार करने और मुझे हमेशा खुश रखने की बात कही। किसी ने कहा कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे मन ने किसी को जगह नहीं दी सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा मेरी फिक्र करना, मेरी आदतों से प्यार करना, मुझे हर बार पहली बार की तरह देखना। तुम्हारी आंखों में जो प्यार मैंने मेरे लिए देखा वो मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन तुम्हारा ये प्यार अब फंदा बन चुका है मेरे लिए। तुम्हारी फिक्र अब परेशान करने लगी है मुझे। तुम्हारा केयर करना ओवर पॉजेसिव होने की निशानी बन चुका है। रमन, हर रिश्ते में स्पेस होना जरूरी है, और जब भी मैंने ये बात कही तो तुमने उसे ये कहकर टाल दिया कि हस्बैंड और वाइफ में कैसा स्पेस। स्पेस का मतलब तुमसे दूर जाना नहीं है, बल्कि इसी रिश्ते की गर्माहट को बनाए रखने का एक तरीका है।
अगर किसी रिश्ते में स्पेस, ट्रस्ट, लॉयल्टी नहीं होगी तो बेकार है ऐसे दो लोगों का साथ रहना। बहुत प्यार किया तुमसे रमन, लेकिन काश तुम समझ पाते कि प्यार के नाम पर किसी को बांध कर नहीं रखा जा सकता। उसे आजाद रहने दिया जाता है, सांस लेने की जगह दी जाती है। मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे साथ रमन, जा रही हूं मैं। और कुछ नहीं लिखा था उस खत में, ये तक नहीं कि तुम्हारी अंकिता। मैं सन्न रह गया, जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया हो मेरे पूरे शरीर पर, मेरे हाथों को बांध दिया हो और मेरी जुबान को लकवा मार गया हो। अंकिता के इस एक खत ने थप्पड़ जड़ दिया था मेरे अहंकार के मुंह पर, आदमी होने के अहंकार पर। अंकिता को गए पूरे 5 महीने हो गए थे कि अचानक एक दिन उसका कॉल आया कि वो इस महीने की 10 तारीख को यहाँ आएगी हमारे घर डिवोर्स के पेपर लेकर। एक बार फिर मैं जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया और आज वो दिन था जब अंकिता को मुझसे मिलने आना था। मैंने घर आकर घर को पिछले जितने दिनों में जितना सहेज सकता था किया, और आज अब अंकिता के आने से पहले एक आखिरी बार बहुत सलीके से हर चीज का मुआयना करना चाहता था कि हर चीज अपनी जगह पर है या नहीं। दोपहर के 2 बजे घर की बेल बजी। मैंने झट से जाकर दरवाजा खोला तो देखा सामने अंकिता खड़ी थी। पीली कॉटन की साड़ी, माथे पर एक छोटी काली बिंदी और बाल वही पेंसिल जैसी किसी चीज से जूड़े में बंधे थे। वो आज भी हमेशा जितनी ही खूबसूरत तो थी, लेकिन चेहरे पर चमक नहीं थी। मैं उसके गले लग जाना चाहता था, रोना चाहता था, माफी मांगना चाहता था और कहना चाहता था कि लौट आओ अपने घर अंकिता, देखो देखो ये घर और मैं तुम्हारा रमन तुम्हारे बिना कितने बेजान हो गए हैं। लेकिन उसकी सख्त निगाहों को देखकर हिम्मत नहीं हुई। उसने दरवाजा खुलते ही कहा, ये पेपर्स हैं, इन्हें साइन कर देना, मैंने कर दिए हैं, कल मेरा लॉयर इन्हें लेने आएगा। और वो बस इतना कहते ही जाने लगी। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, मत जाओ अंकिता, मेरी हालत तो देखो, क्या हो गया हूं तुम्हारे बिना, कैसा हूं जानना नहीं चाहोगी। अंकिता पलटी नहीं, मगर वो रो रही थी ये मैं समझ गया था। उसने कुछ नहीं कहा और घर के अंदर आ गई। हमारे इस 2 BHK फ्लैट को अंकिता और मैंने खुद अपने हाथों से सजाया था। वो घर को गौर से देखने लगी, शायद ये कि कैसे उसकी लगाई और रखी हुई हर वो चीज उसी जगह पर तरीके से रखी है जहां वो छोड़कर चली गई थी। अंकिता ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन मैंने कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं साइन कर देता हूं, मगर बस इतना बता दो अंकिता, ये पेपर्स लेकर तो कोई भी आ सकता था, फिर तुम ही क्यों आई। इतना सुनते ही अंकिता ने मुझे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फूट पड़ी। जब इतना ही प्यार करते हो तो ढूंढने क्यों नहीं आए मुझे रमन? अगर सच में शर्मिंदा हो तो माफी क्यों नहीं मांगने आए? और अगर वाकई ये हालत मेरे साथ ना रहने की वजह से बना रखी है तो अब सही जगह हक जताने क्यों नहीं आए तुम रमन? मैंने अंकिता को देख उसे गले से लगा लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अंकिता को संभालते हुए सोफे पर बैठाया, उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर खुद जमीन पर नीचे घुटनों के बल जिसके मैं वाकई काबिल था। फिर मैंने अंकिता से एक वादा किया, अंकिता आज के बाद कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा और इन आंसुओं को तुम्हारी आंखों का पता कभी नहीं लगने दूंगा। अब बस तुम्हारे चेहरे पर और हमारी जिंदगी में सिवाय खुशियों के कुछ नहीं होगा। ये वादा रहा रमन का मेरी अंकिता से। अंकिता ने इतना सुनकर मुझे अपने रमन को एक बार फिर से सच्चे दिल से गले से लगा लिया।